जी। आपसे कुछ सवाल पूछेंगे संगीत के बारे में और अपना ज्ञान थोड़ा बढ़ाएंगे। ज़रूर। संगीत की दुनिया में आपका काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। स्वयं के गाने के अलावा आपने अनेक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की है। जी। ये सफ़र आपने कैसे तय किया? ये सफ़र मेरा शुरू हुआ 1934-35 से कहिए, जी। जबकि मेरी आयु केवल 7 साल की थी। अब ऐसे घर में गुनगुनाना ये सब होता ही है, जिसके वजह से मेरे पिताजी ने ये जान लिया कि इस बालक में कुछ संगीत के जरासीम हैं। जी। इसलिए उन्होंने बहुत छोटे मोटे जो संगीत के शिक्षक थे उनके पास मुझे भेजा। जी। लेकिन जहाँ जहाँ मैं सीखता था वो मुझे कुछ उसमें रुचि लगती नहीं थी, और पिताजी तो संगीत के बारे में कुछ जानते नहीं थे। जी। फिर वे मेरे ऊपर ही छोड़ते थे, क्यों भाई, क्या पसंद नहीं है। तो ये भी कहना बड़ा कठिन था उस अवस्था में, क्योंकि बालक तो था ही। लेकिन इतना ज़रूर था कि अगर शिक्षक की शिक्षा मुझे पसंद नहीं आई तो मैं ये कहता था कि मुझे कुछ रुचि इसमें लगती नहीं है, तो फिर दूसरा शिक्षक, इस तरह से 4-5 हुए। अंत में एक मेरे गुरुवर सबसे पहले जो थे उनका नाम था कैरेकट्टे नागेश्वरराव। जी। उनका गाना मैंने सुना। उन्होंने पहले तो अब्दुल करीम खान साहब से तालीम पाई थी, और बाद में पटियाला के काले खां जो हैं, जी। उस्ताद गुलाम अली खान साहब के गुरु थे वो, उनसे उन्होंने तालीम पाई थी। जी। उनका मैंने गाना सुना और वो मुझे अच्छा लगा। तो मेरे पिताजी से कहा कि मैं इनसे सीखना चाहूँगा, क्योंकि ये गाना जो है ज़रा उस्तादी है। तो फिर उनके पास सीखने लगे, 2 साल उनसे सीखा। बाद में जहाँ मैं रहता था उसी बिल्डिंग के ऊपर वाले 5वें मंजिल में पंडित ओंकारनाथ जी आए। अच्छा। और उनका गाना वहाँ शुरू हुआ, और वो क्लासेस होते थे। उनकी जब आवाज़ नीचे तक पहुँचती थी, मैं वहीं खड़ा रहता था। हालांकि खेलता क्रिकेट था। क्रिकेट में जहाँ बॉल उस तरफ गया और जैसे वो आवाज़ सुनी, बस बॉल हाथ में लेके सुनने लगे। मैं सुनने लगा। फिर पिताजी से कहा, मेरे ख्याल से ये जो गाना है ये बहुत सुरीला है, और मीठी आवाज़ थी उनकी, बुलंद आवाज़ थी। तो पिताजी उनके पास ले गए और फिर उनसे 1.5-2 साल मैंने सीखा। जी। उसके बाद मेरे ही गुरु बंधु चिदानंद नगर करके थे, अब वो नहीं है, उनका देहांत हुआ। उनका गाना मैंने सुना बम्बई में, और वो गाना सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसे गाना चाहिए। जी। पिताजी से फिर आके मैंने कहा कि मुझे इस तरह से गाना, ये जैसे गा रहे हैं वैसे गाना है, तो आप देखिए कौन उनके गुरुजी हैं, क्या हैं। तब पिताजी ने पता लगाया, और वो उनको मालूम हुआ डॉक्टर S.N. रतनजनकर, पंडित रतनजनकर, उनसे वो सीख रहे हैं, और लखनऊ में। उस समय मेरी आयु करीब 11 साल की थी। तो उन्होंने, पिताजी ने रतनजनकर जी के पास ले गए। जी। और मुझे देखते ही, हालांकि मेरी आयु 11 साल की थी, लेकिन उससे भी मैं छोटा लगता था। जैसे अब मेरी आयु 60 साल की है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि झूठ कह रहे हो। तो रतनजनकर जी ने कहा कि भाई बहुत छोटी आयु है, मैं इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता हूँ, तो इनको यहीं किसी से सीखने दीजिए। अलादिया खां साहब है, ये उस्ताद हैं, उनके पास ले जाइए। तो पिताजी ने कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप ही से इनकी शिक्षा हो, और साथ साथ दूसरा एजुकेशन स्कूल का भी हो, इसलिए इनको लखनऊ भेजना चाहता हूँ। तो उन्होंने पहले तो इनकार किया, और हम जाने लगे तो पिताजी ने कहा कि अब यहाँ तक आए हैं आपके द्वार, तो कम से कम इसको सुन तो लीजिए। जी। तो उन्होंने कहा, अच्छा गाओ।
तो मैं बैठा और गाने लग गया जो कुछ सीखा था। तो वो प्रसन्न हुए। जी। उन्होंने कहा हाँ, इस बालक में संगीत है। फिर उन्होंने कुछ खुद गाए हाँ। और हमको रिपीट करने के लिए कहा, वो भी किया। कुछ वो आकार में कुछ गाए, मुझे कहा कि सरगम इसके करो, वो भी मैंने की। तो बड़े खुश हुए, कहने लगे हाँ ये सीख सकता है। तो 1939 में जी। मैं लखनऊ गया, वहाँ करीब उनके सानिध्य में 6 साल 7 साल रहा, सीखा। और जिसको अंग्रेज़ी में इंसाइट कहते हैं, जी हाँ। उसको मैंने जानने की कोशिश की और निरंतर उसके बाद उन्हीं के सानिध्य में मैं सीखा। जी। तो रतन जनकर जी की शिक्षा में काफ़ी लाभ मुझे हुआ। परंतु मेरे आइडियल जिसको कहते हैं जी। गवैया, जिनको मैंने सर्वप्रथम सुना था, वो उस्ताद फैयाज़ खां साहब, अच्छा अच्छा। 1934 में। तो वो गायकी जो है मेरे मन पे बसी थी। और नगरकर, पंडित नगरकर जी की भी गायकी करीब करीब उसी की तरह थी। क्यों? तो मैंने वही गायकी जो है अपनाई। जी। तो इस तरह से ये मेरा शिक्षण शुरू हुआ। और उसके बाद जैसे आप जानते हैं कि रियाज व्याज होने के बाद, शिक्षा हासिल होने के बाद, जी हाँ, करने के बाद फिर गाना आरंभ किया, महफिलें सब करीब करीब पूरा भारतवर्ष घूमे हैं, बेंगलुरु तक, मद्रास वगैरह वहाँ से जी हाँ, करके मैं उत्तर की दिशा में महफिलें दी, कॉन्फ्रेंसेस में गाए। इस तरह से ये रहा। जब आपने पहली बार कॉन्फ्रेंस में गए जी, अब जाते हैं, क्या फ़र्क महसूस होता है? कि पहले ज़माने में कॉन्फ्रेंस जिसको कहते हैं वो आदान प्रदान होता है। जी। कुछ संगीत के संबंध में विचार गोष्ठी जो होती हैं, जी हाँ, वो की जाती थी। जैसे भातखंडे साहब के ज़माने जी में हाँ, सही मायने में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस उन्होंने ही शुरू की, पंडित भातखंडे जी ने। जी। और उसमें रागों के बारे में चर्चा होती थी। एक ही राग अगर 10 गुणीजन अलग अलग किस्म के गाते हों, जी हाँ, और उसमें से साम्यता जो है वो अगर 4-5 लोगों में है। आती थी, रहती थी, तब उसको माना जाता था और उसको सबको मानना चाहिए। ये सब बातें उसमें तय होती थी। और कॉन्फ्रेंस ने एक आर्टिस्ट गाने के लिए बैठा तो 2 से 3 घंटे जी हाँ, उसी की महफिल, और राग भी चुने हुए रहते थे, सब लोग वही गाते थे। एक ही राग में बहुत सी चीज़ें, जी हाँ, कॉम्पोजिशंस, ख्याल या ध्रुपद हो गाते जी थे। हाँ, तो इस तरह से सुनने वालों को भी और संगीत के जो जिज्ञासु हैं जी, उनके लिए एक तरह का मसाला मिलता था। जी हाँ, और वहाँ ये तय हो, एक बात तय हो जाती थी कि जो जो राग हैं वो इस तरह से गाने से इसकी पवित्रता रहती है। नहीं तो अपने मन माने अगर कोई गाए जी हाँ, तो, लेकिन आजकल वो बातें नहीं हैं। आजकल क्या है कि आर्टिस्ट आते हैं, एक घंटा 1.5 घंटा गाते हैं और चले जाते हैं। एक मनोरंजन हो गया है। मनोरंजन, लेकिन उस समय वो मनोरंजन की सिर्फ जी हाँ, चीज़ तो नहीं थी। वैसे देखा जाए मेरे विचार में ये भारतीय संगीत जो है वो मनोरंजन की चीज़ नहीं है, जी हाँ, आत्मरंजन की है। जी हाँ, तो इसमें एक फिलॉसफी भी जुड़ी हुई है। वो पाश्चात्य देशों का संगीत जो है वो मनोरंजन मैं कह सकता हूँ, जहाँ मेरे अनुभव की चीज़ मैं बता रहा हूँ। लेकिन हमारी चीज़ जो है जी हाँ, एक स्वर में मग्न होना, जी, तन्मयता उसमें आना, ये जो है एक स्वर की बात कर एक रहा हूँ। स्वर, तो राग तो खैर क्या है। हाँ, तो इस तरह से पहले के कॉन्फ्रेंस में, आज के कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बात देखी। संगीत के अलावा आपको अन्य कलाओं में भी काफ़ी रुचि है, जी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ज़रूर।
देखिए, संगीत में जैसे कि मैंने कहा कि ये आत्मा से निकलने वाली एक स्फूर्ति है। जी हाँ। अब वही स्फूर्ति हर एक कला में है। हमारा माध्यम स्वरों से होता है, लय से होता है, और अन्य कला के जो माध्यम हैं, पेंटिंग करते हैं तो रंग में होता है। उसी तरह से शिल्प कला जो है उसमें पत्थर और इस तरह से माध्यम अलग अलग हैं, परंतु संगीत कला जो है वो डायरेक्टली हिट होती है। जी हाँ। और उसमें कोई मिटाने की चीज़ नहीं है। जी। जैसे कि आप पेंटिंग बना रहे हैं, हाँ, कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ तो आप उसको मिटा के करेक्ट कर सकते हैं। संगीत में वो चीज़ नहीं है, वो जो डायरेक्ट है। जहाँ गा रहे हैं सुरीला अच्छा लग रहा है, जहाँ ज़रा बेसुरा हुआ बस उसको मिटाना मुश्किल है। जी। और इसकी एक परंपरा है, उस परंपरा के मुताबिक जो बंदिशें हैं वो उसी तरह से जब तक नहीं गाएंगे तब तक वो रूप उसका निखर के नहीं आता। जी। तो इसलिए मैंने उसका भी थोड़ा सा पेंटिंग और शिल्प कला, जी, इन चीज़ों पर भी मेरा ध्यान गया। और वो ध्यान जाने के बाद, जैसे कि पेंटिंग में एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होता है, एक कॉन्क्रीट होता है, वही चीज़ संगीत में क्या चीज़ है, कॉन्क्रीट क्या चीज़ है और एब्स्ट्रैक्ट क्या है। जी। इसके ऊपर मैंने विचार किया, थोड़े से चिंतन किया। जी। चिंतन करने के बाद अब मैं आसानी से उस चीज़ को जी संगीत में ढाल सकता हूँ। इसी तरह से अगर किसी को सिखाना है, तालीम देना है, जी, तो इन चीज़ों को भी मैं बता सकता हूँ, ताकि सीखने वाले का भी मस्तिष्क में विकास हो, कूप मंडूक वृत्ति न हो कि ये अच्छा है जो हमने सीखा है, दूसरा जो है वो खराब है, ये चीज़ें न हो। सो इसलिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनको समझाना, इसमें मदद मिलती है। जी। संगीत में राग क्या चीज़ है, उसे आप कैसे समझाएंगे? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। राग को शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है, फिर भी शिक्षक होने के नाते समझाना तो पड़ता ही है। जी। देखिए, राग एक मायने में एक स्वरूप होता है, जी, जिसको एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं ना, वैसे ही है। क्यों कि भारतीय संगीत में ये जो सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा जो है, आरोह और फिर कोमल है, शुद्ध स्वर है, ये सब है। कुछ स्वर लिए जाते हैं, कुछ स्वर नहीं लिए जाते हैं, ऐसा भी है आरोह में। तो सिर्फ इन स्वरों से राग नहीं बनता है, जी, वो तो स्टाकाटो नोट्स हैं, परंतु कुछ स्वरों की एक गुच्छा, जी, स्वर समुदाय, उसको किस तरह से अरेंज करना, जी, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि आधुनिक रीति में आइके बाना अरेंजमेंट, जी हाँ, ईके बाना या आइके बाना कहते हैं ना, फ्लावर अरेंजमेंट जापानीज, हम लोग वही करते हैं। तो हर एक राग में सारे ग म प, इसको कहते हैं पूर्वांग या पूर्वार्ध, और म प ध नि सा ये उत्तरांग। तो पूर्वांग में एक चंद स्वर होते हैं, स्वर समुदाय, जी, और उसी का ये सवाल अगर हो तो उसका जवाब जो है उत्तरांग में होता है। जी। तो इन दोनों के, जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ, अब राग के बारे में पूछा है तो जरूर स्वरों के साथ ही होना चाहिए। धीरे बजाइए। अब जैसे एक राग है भैरव, मैं ऐसे करूँगा कि आज भैरव पे ही शुरू करूँगा और इसी पे ही समाप्त करूँगा, क्योंकि राग को समझाना है। जैसे सा रे ग म प ध नि सा रे ध प म ग रे सा,
ये तो स्वर हुए, इसमें सारे कोमल होता है, ग म ये शुद्ध, प ये प जो है अचल होता है, ये शुद्ध ही होता है, शुद्ध और कोमल का सवाल नहीं। द कोमल, नी शुद्ध और ऊपर वाला सा, लेकिन महज सारे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे, ऐसे गाने से राग भैरव नहीं होगा। जी। ये स्वर भैरव राग में प्रयुक्त है, परंतु भैरव राग नहीं। जी। अब देखिए एक ही बजने दीजिए, जैसे ग म र सा। अब इन स्वरों को किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है। रे ये रे जो है भैरव राग में इस तरह से आंदोलित लगता है। जी। सा रे सा रे, इस तरह से स्टैटिक नोट जिसको कहते हैं वैसे नहीं लगता है। रे सा। अब अंग देखिए, ग म रे सा। ये स्वर समुदाय ग म रे सा, ये भैरव राग का उत्तरांग में पूर्वांग में इसका अंग है। ग म रे सा, फिर इसका विस्तार होता है। अब इसका जवाब जो है उत्तरांग में नि सा द प, नि सा द प, ग म रे सा। ये दो हिस्से हुए, उसके बीच में एक ब्रिज है, नि सा द प। अब जैसे रे आंदोलित होता है, वैसे दैवत भी आंदोलित होगा, क्योंकि आपस में षड्ज पंचम भाव है। सो द म प ग म, द म प ग, ये ब्रिज है। ग म रे सा, नि सा द प, द म प ग म म रे सा। अब इसमें प्रयुक्त श्रुति जिसको कहते हैं माइक्रोटोन, वो और आंदोलन और मींड, ये भारतीय संगीत की खास विशेषता है, जिसके वजह से जैसे पेंटिंग करते हैं तब जो कर्वेचर्स जो हैं वो एक रूप देते हैं। आप सिर्फ स्ट्रेट लाइन करते जाएं तो कोई रूप नहीं आएगा, लेकिन इसमें कर्वेचर्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट। रे नि सा द प ग म रे, ये मींड जो है एक रूप देते हैं। और इस तरह से जब राग को भरता जाता है उस वक्त एक मूर्ति हर एक गायक के सामने रहती है। और चूंकि यही स्वर वो बरतता है, इसके डिजाइन बनाता है, और वो देखता है कि इसका स्वरूप जो है वही बना रहे। परंतु इन स्वर समुदायों को अलग अलग तरीके से इसके कई कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। राग का स्वरूप नष्ट न हो, उसको बरकरार रखते हुए जो कलाकार इसमें जितने तरीके के स्वर समुदायों को बरतेगा या विकास करेगा, उसका उस तरह से उसका अपना एक अलग ढंग हो जाएगा। तो क्या है, और एक दूसरी विशेषता भारतीय संगीत की कि एक ही राग एक कलाकार 10 दफा गाएगा तो उसमें राग वही रहेगा, स्वरूप वही रहेगा, लेकिन अलग अलग ढंग मालूम होगा। वही राग अगर दूसरा कलाकार गाएगा तो और एक
दूसरी चीज़ बनेगी, परंतु स्वरूप वही रहेगा। ये एक विशेषता है। और पाश्चात्य संगीत की तरह हम पढ़ते नहीं हैं। मैं कहता हूँ कि पाश्चात्य संगीत में वो दे रीड म्यूज़िक, वी सिंग म्यूज़िक। हम गाते हैं, वो पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ कॉम्पोज़र कंपोज करता है और बाद में कंडक्टर कंडक्ट करता है और बाद में जो बजाने वाले हैं या गाने वाले हैं वो गाते हैं लिखा हुआ। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं है। एक राग का दायरा है, उसी में हम लोग अलग अलग तरीके से मन माने ये गा सकते हैं। तो इस तरह से हर एक राग जो है एक स्वरूप मानते हैं। उस स्वरूप को नष्ट न होने दें और उसमें रंजकता आनी चाहिए। ये खास बातें हैं जो हम समझाते हैं अपने शिष्यों को, और हमने भी ऐसे ही सीखा है। जी हाँ। आपने आकाशवाणी में वृंदगान जी के उत्थान में काफ़ी योगदान दिया है। स्वयं के गाने में और वृंदगान को कंपोज करने में, संयोजन करने में जी क्या फ़र्क महसूस किया? फ़र्क तो बहुत है, क्योंकि स्वयं जब गाते हैं तो जैसे जैसे विचार आते हैं वैसे वैसे हम उनको उन विचारों को स्वरों में ढाल देते हैं। जी हाँ। परंतु वृंदगान एक ऐसी चीज़ है कि वो पहले तो कंपोज होनी चाहिए। जी। कंपोज होने के बाद क्योंकि एक से अधिक लोग गाते हैं, इसलिए वो कंपोजिशन बिल्कुल उसी ढंग से सब लोग गाएं, या जैसे जिसने कंपोज किया है कंपोज़र, जी हाँ, उसके विचारों के आधार पर वो वैसे ही निखर के आए। तो उसमें क्या होता है कि कंडक्ट करने की आवश्यकता है जी। कंडक्टर की। तो ये जो चीज़ है वो हमारे भारतीय चीज़ नहीं है, वो पाश्चात्य देशों की चीज़ है जी। कि हमारा जो भारतीय संगीत जो है वो अकेले का ही काम है, चाहे वो वादक हो या गायक हो। परंतु अगर आपको अलग अलग चीज़ें देनी हैं, पाश्चात्य संगीत से हम जो कुछ लाभ हम ले सकते हैं तो वो ऐसी चीज़ें हैं कि वृंदगान क्वायर कहते हैं वहाँ पर। तो उसमें तो फिर वो अगर करेंगे तो भारतीय राग हो या 3-4 राग मिले हुए हो, इस तरह से एक अलग प्रकार से कंपोजिशन तैयार करना होता है और फिर उनको गवाया जाता है। अब उसमें क्या है कि एक ही चीज़ 10 या 20 आवाज़ें एक साथ गाते रहें तो उसमें क्या है कि डेप्थ नहीं मिलता है जी। इस वजह से जैसे जैसे आवाज़ की क्वालिटी होती है वैसे वैसे आपको काट छांट करनी पड़ती है जी। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जिसको पाश्चात्य संगीत में कहते हैं कॉर्ड सिस्टम, लेकिन कॉर्ड की तरह जहाँ तक वो कॉम्पोजिशन नष्ट न हो उसकी मधुरता, वहाँ तक षड्ज पंचम और षड्ज मध्यम इनको लेके अलग अलग ग्रुप बना के अगर करेंगे तो उसमें डेप्थ आती है। तो इस ढंग से हमने सर्वप्रथम जो मैं जब दिल्ली में था आकाशवाणी में तो उंगटान कॉन्फ्रेंस हुई थी, उंगटान कहते, तो बहुत से डेलीगेट्स सब आए थे। तो उसमें 100 वॉइसेस लेके मैंने सर्वप्रथम ये कोशिश की थी। हालांकि रचना मेरे गुरुजी रतनजनकर जी की थी, लेकिन ये सब तरतीब जो देना था वो मैंने दी थी और काफ़ी कामयाब हुई जी। उसके बाद रेडियो के अफसर जो थे वो कहने लगे कि इस तरह से आप करते रहिए। तो हमने किया और जो आवाज़ें जो थी यहाँ के गंधर्व महाविद्यालय के वॉइसेस मैंने लिए, क्योंकि एकदम से ऐसे ट्रेंड वॉइसेस मिलते तो है नहीं, तो लिए काफ़ी हमने उसके ऊपर विचार किया है और अभी भी कर रहा हूँ जी। करीब मेरे ख्याल से 50-60 ऐसे मैंने कॉम्पोजिशन किए हैं।
जी। वृंदगान में। इतनी जानकारी देने के बाद ये मन तो होता ही है कि आपको कोई रचना सुनी जाए। अच्छा, क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि राग भैरव जो है, जी हाँ। प्रथम राग भैरव कहा है, हम्म, और पहले ज़माने में जो तालीम होती थी जी। वो भैरव राग से ही होती थी। जी हाँ। परंतु भातखंडी जी ने उसको बदल दिया इस वजह से कि पहले ज़माने में सीना बसीना तालीम एक ही शिष्य को सिखाता था, जी हाँ। गुरु। हम्म, लेकिन आजकल क्या है, जबकि सामूहिक रूप में सिखाना होता है, तब जैसे मैंने कहा भैरव राग में कि ऋषभ का कोमल का आंदोलन होना, जी। उसमें श्रुति का यूज़ कैसे होता है, ये सब चीज़ें जो है वो सामूहिक रूप में समझाना ठीक नहीं है। जी। इस वजह से उन्होंने कल्याण और बिलावल इस तरह से तालीम शुरू की। जी। नहीं तो प्रथम राग भैरव से ही जाना जाता था। तो सबसे पहले राग भैरव में आलाप, और बाद में विलंबित बंदिश और एक द्रुत बंदिश जी। मैं पेश करूँगा। जरूर।
ये आलाप हुआ, इसको नोमतम आलाप कहते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट है और राग के सभी पहलू इसमें आ जाते हैं। जी तोरे बारे हो
ये फिलोसॉफिकल सॉन्ग है, प्रशंसा है जी उस असीम शक्ति की। जी हाँ। तोरी बारी भूल रही है, बारी मतलब यहाँ बगीचे से, देखत नयनन सुख होत। जी हाँ। ये इन बंदिशों में कविता बहुत छोटी रहती है, जी हाँ। लेकिन उसका गूढ़ार्थ जो है बहुत- वो बहुत डीप रहता है। दिन रंग बाग में सुरलय फूलत, जी निस दिन सींचत फुलवारी, तोरी बारी फूल रही है। हाँ, ये इसकी कविता है। जी दिन रंग नॉम डिप्लॉम है। बारी फूल देखत सुख होत तोरी बारी फूल देखत सुख होते दिन रंग बाग में सुर लय फूलत निस दिन सींचत फुलवारी, तोरी बारी फूल। ये बंदिश है। जब तक ऐसे नहीं गाएंगे तब तक उस बंदिश नहीं कहलाएगी। हो तोरे बारे भारे बोले तोरे बारे बोले। वाह।
भारे बोले तोरे बारे बोले फूल रे बारे फूल रही तोरे बारे फूल बारे 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 बोला रे बारे बोल तोरे बारे देखत 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 न न न न न न न न देखत न न न सुख हो तोरे बारे बारी सुख हो तोरे बारे बोले बारी 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 तोरे बारे बोल रही है देखत न न न सुख होत तोरे बारे बोल ये बात वारी बोले भूल रे तोरे बारे बोल देखत नन सुख होत तोरे बारे दिन रंग बागम सुरलय भूलत 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 दिन रंग बाग दिन
बाग बाग में सुरलय बोलत 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 दिन रंग बाग दिन रंग बाग में सुरलय बोलत दिन रंग बाग दिन रंग बाग में सुरलय बोलत सुरलय बोलत सुरलय बोलत दिन रंग बाग में सुरय ने द प म ग रे सा नि सा रे सा नि द प म प ग म ध सा रे नि सा ग म ध नि सा द नि सा ग म रे ग म रे ग म ध नि सा रे सा नि द प म प ग म प म ग रे ग ग रे सा दिन रंग बाग द ध नि द रे सा द ध नि द रे सा सा ध नि द रे सा रे नि सा ध नि सा ग रे सा ग म ग रे ग प म ग म ग रे सा नि रे सा सा ग ग म ध नि सा द नि सा ग म रे सा रे नि सा नि द प द म प ग म प प म ग ग रे रे सा सा दिन रंग बाग सुर लय बोलत निस दिन सींचत फुलवा तोरे बारे हो तोरे बारे बोला रे तोरे बारे Papa magare da da magare da da papa magare da 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 papa magare da 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 ni da da papa magare da da ga ga ma 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 da ni za de sa ni da papa magare da do di ba di o da ni da za ni re de ni za da
ni da re ni da da re sa re da da ni sa sa da da ga re da ni re ni sa da da ga re da ni da da ni da re ni da da ni da re ni da ga ma ga re da ni re sa sa ma ga re da ni da ga ma da ni da re ni da ga ma ga re da ni re da ni da ma ga re da ni da to re ba re o ga ma ga re sa ga ma ga re sa re ni sa da ni sa re sa ga ma अतीत अनागत ga ma ga re sa re ni sa ga ma ga re do re ba re o ma 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 ga 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 ba ma ba ga ma ga re da ga ma ga re da re 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 da ba ma ga re da ni re da da re da ba ma ga re da re re ga ma da ni sa re sa ga re da re da ba ma ga re sa to re ba re ho ay 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 do re ba hey ba re do re ba re bo la do re ba re bo la देखते नैनन ना जोरे तोरे बारे बोले तोरे बारे बोले तोरे बारे बोल तुम हो अवतार है भैरव 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 राग जो पूजे हो वे गुनियन तुम हो अवतार है भैरव तुम रो अवतार है भैरव तुम रो अवतार है राग जो पूजे हो वे गुनियन तुम रो अवतार है हाँ हाँ बोलिए स्वर लय छंद ताल की माल स्वर लय छंद स्वर लय छंद स्वर लय छंद ताल की माल स्वर लय छंद ताल की माल दारू करे नित सुमिरन दिन रंगवा को धरत जान तुमरो अवतार है भैरव तुमरो अवतार है भैरव तुमरो तुमरो अवतार है भैरव राग जो पूजे हो वे गुनियन तुमरो अवतार है स्वर लय छंद ताल की माल स्वर लय छंद ताल
रंगवा को धरत ध्यान, तुमरो अवतार है भैरव, तुमरो अवतार। बजे अवतार भैरव, तुमरो अवतार, तुमरो अवतार भैरव, तुमरो अवतार है भैरव। तुमरो अवतार है भैरव, तुमरो अवतार। हाँ बजे तुमरो अवतार है भैरव, तुमरो अवतार, तुमरो अवतार, अवतार तुमरो अवतार। तुमरो अवतार है भैरव, राग जो पूजे हो वे गुनियन, तुमरो अवतार है। गमरे रे 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 गरे रे रे गरे रे रे गदा दा गरे रे रे गदा दा गरे रे गदा साब मा ब मा गरे दा ने रे सा 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 रे सा रे दा ब मा ब ग म गरे दा ने रे सा 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 रे सा रे दा ब मा गरे सा 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 रे दा ब मा ब गरे दा ने सा ग म ब ग म धा ने दा रे ने सा ग म रे दा ने रे रे सा दा ने प द म प ग म, तुमरो अवतार है भैरव, तुमरो अवतार, तुमरो अवतार, तुमरो अवतार है भैरव। ये बंदिश जो है ये भैरव राग के तायद में की है। मैंने कहा था प्रथम राग भैरव, जी इसलिए तुमरो अवतार है भैरव। जी राग जो पूजे होवे गुनियन, जी, जो इसकी पूजा करेगा वही गुनियन कहलाएगा, क्योंकि प्रथम राग भैरव है, इसलिए ये बंदिश है। आपने राग का जो विवरण दिया, जी जिस प्रकार दिया, वो सभी बातें आपके गायन में उभर के आई, ऐसा हम सभी ने महसूस किया। धन्यवाद। क्योंकि जब हम गाते हैं जी, तब मन में जो विचार है उसी को हम प्रकट करना चाहते हैं। जी हाँ, तो वैसे ही होगा, अलग नहीं होगा। अच्छा, धन्यवाद।